अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा बच्चों, हम आज के अपने इस लेक्चर में नया यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक स्टार्ट करने लगे हैं। अब जो ये हमारा यूनिट नंबर 3 आता है ना फिज़िकल केमिस्ट्री का, इसका नाम आता है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप में से जो लोग एफएससी के स्टूडेंट्स रहे हैं उनके मुताबिक ये है चैप्टर नंबर 5, लेकिन ज़ाहिर है ये एक जाइंट किस्म का चैप्टर था वहाँ पर, और बड़ा एक महाज और जहाज़ लगता था बच्चों को इसको याद करना और समझना। उतना कुछ यहाँ नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें से एस्केप हो गया है या उसको स्किप कर दिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है, तो हम देखेंगे। फिल वक्त आज के लिए मैंने वो टॉपिक उस यूनिट में से निकाल के लिखे हैं जिन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और वो टॉपिक्स क्या हैं, एक हेडिंग आपको नज़र आएगी यूएचएस की आउटलाइन में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब जाहिर है कि आप इतनी बात याद करके जी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और बस हमने फ़र्ज अदा कर लिया, तो आपके क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाले। इस एक वर्ड का मतलब है कि वट एवर यू नो अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू शुड बी हैविंग विद यू इन द एग्ज़ाम। मतलब आपके पास ये सारा कुछ आपके साथ आपके माइंड में होना चाहिए जब आप इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज की बात है, तो ये वाले टॉपिक जो है ना इस तरह की आउटलाइन देख के बच्चों को लगता है कि पता नहीं है क्या है, तो हमने नहीं पढ़ा था कभी। ये बड़ी आसान सी बातें हैं कि मतलब जैसे ना आप कहते हो जी कि एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सराउंडिंग में शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस पर मास डिपेंड करेगा, चार्ज कैसे किसी एटम पर प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कितना प्लस कितना माइनस, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो है ना सॉर्ट आउट करते हैं। फिर यही चीज़ें हैं कि हमने ये पता लगाना, कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस है सारा, कि किसी भी एटम में या किसी आयन में एक वक्त में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, कितना नेगेटिव, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी सॉल्व करना ये हमारे इस सिलेबस का पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इनमें से बात शुरू करने जा रहे हैं पहली कैटेगरी की, और वो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें आप कैथोड रेज के नाम से 9th क्लास से जानना शुरू करते हो। जाहिर है कि बुरा लगता है कि हम 20 टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं और हमें कहा जाए 9th क्लास में चले जाओ, लेकिन रियलिटी यही है कि ये बात वहाँ से शुरू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज होती हैं। इनको अगर हम लोग स्टडी करें तो मैं बड़ा ब्रीफ सा रिवाइज कर देता हूँ कि इसका एक्सपेरिमेंट जो था, जो क्रुक्स ने किया था कि ही टू का डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें उसने प्रेशर को लो किया और वो लो प्रेशर करके उसने 2 कंडक्टिंग मटेरियल लगाए और उसमें से उसने हाई वोल्टेज, जो कि कहा जाता है कि सेवरल 1000 वोल्ट्स तक अप्लाई करके, वो डिपेंड करता है कि वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी है और उसके अंदर प्रेशर कितना है। तो उसने जो है ना उसके अंदर कुछ रेज जनरेट की और उन रेज की इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जज करने के बाद, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 18 to 20 ईयर्स, और कई और साइंसदान इस मैदान में उन्होंने छलांग लगाई, साथ आके वो इसके पैरेलल स्ट्रगल्स करते रहे, और इस तरह से जो है ना अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में कामयाब हुए, ठीक है। मतलब ये कोई एक दिन का या एक साइंटिस्ट का कारनामा नहीं है। नाम किसी और ने रखा, चार्ज किसी और ने बताया, नेचर किसी और साइंटिस्ट की डिस्कवरी थी, एक्सपेरिमेंट की बेस रखने वाला कोई और पर्सन था। इस तरह से ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलता है। लेकिन वो जो अब मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आपसे ये तो नहीं कहा जाना कि वो लिखें, उसमें से अगर कोई पूछे वोल्टेज कितनी लगाई गई, प्रेशर कितना, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो ना 0.01 टॉर तक उसको रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन साथ उस ये भी लिखा गया कि वो लेंथ ऑफ ट्यूब और उसके जो है ना वोल्टेज इन चीज़ों से वेरिएबल हो सकता है। तो हम यहाँ पर जिस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे ना, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि डिस्कवरीज़ का ना तो सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन है, ना हमें उसको कुछ ज़्यादा फोकस करना है, बट एक पैराग्राफ है तो यू शुड रीड द पैसेज। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं?
पहली बात प्रॉपर्टीज में, और वो है चार्ज की सिलेक्शन करना कि व्हाट इज द चार्ज ऑन दीज पार्टिकल्स। और इसके लिए जे पैरिन ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड यूज किया था। जे पैरिन ने क्या किया था, इन पार्टिकल्स को मैग्नेट में से गुजारा था, और मैग्नेट में से गुजरने के बाद इन पार्टिकल्स का अपने ओरिजिनल पाथ से सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट हो जाना इस बात की इंडिकेशन दे रहा था कि दीज पार्टिकल्स हैव सम चार्ज। क्या चार्ज है वो जे पैरिन को नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि दे हैव सम चार्ज, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद इसी कैटेगरी में जे थॉमसन का जिक्र आता है, जो इसके कुछ साल बाद, 1-2 साल बाद का जिक्र है, कि इसने मैग्नेटिक नहीं लगाया था, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके जे थॉमसन जो था, ही फाउंड दैट दीज पार्टिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना इन पार्टिकल्स पर चार्ज सिलेक्ट हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड यू कैन से बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अब ना जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं आप में से, वो एक सवाल करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लगा लेते, मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाते रहे जब उससे पता ही कुछ नहीं खास चला। तो दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड साइंसेस में, कि साइंसदानों को नहीं पता था कि व्हाट दीज पार्टिकल्स आर उस दौर में। ये तो आज हमें पता ना कि ये इलेक्ट्रॉन है और इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं। तो उसने क्या किया, उसने हिट एंड ट्रायल बेस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एंड ही फाउंड सम रिजल्ट्स। ही सेड ओके कि we have the particles having some charge because these particles are deflecting in a circular path when they go through the magnetic field। और इस बात को जहन में रखते हुए फिर जाहिर है कि अगला पर्सन जो है वो वेरिएशन लाने के चक्कर में वो मैग्नेटिक फील्ड की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और वो क्या नजर आता है, ही गॉट सक्सेस कि उसने इसका चार्ज डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह पे ये हिस्ट्री इसकी आती है। ये अलबत्ता एक प्रॉपर्टी है जिसको कि डायग्रामेटिकली भी बुक ने दिया है, वो यू कैन ऑब्जर्व दैट डायग्राम, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता चला था, किसकी एप्लीकेशन से, बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और हमने क्या डिसाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया था कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड ने बताया था कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्या है। ये दो अलग बातें हैं। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी जो है ना, उसमें हम ये कहेंगे कि फ्लोरेसेंस एक क्वालिटी होती है, चमक पैदा होती है, तेज चमक। ठीक है ना, फ्लोरेसेंस आती है अगर ये रेज ग्लास वॉल के ऊपर टकराएं तो ये देती हैं ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। ठीक है, अगर ये रेज एल्यूमिना पे गिराएं तो ये रेड कलर का ग्लो करता है, और अगर इसको टिन के ऊपर गिराएं तो ये स्टोन येलो कलर। इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर गिराएं तो उनमें से भी फ्लोरेसेंस ये देंगे। ये क्वालिटी जो है ना, ये यहाँ लिखने का पढ़ने का पर्पस होता है कि हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि दीज रेज हैव सम एनर्जी एज वेल, इनके अंदर बड़ी एनर्जी है जो कि ये ट्रांसफ़र करते हैं और एक बड़ी तेज़ इंटेंसिटी वाली चमक पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी थी। फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, छोटी सी प्रॉपर्टी है शैडो प्रोड्यूस करना। शैडो मतलब साया बना देना, कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ जिस्म इन रेज के रास्ते में रखा जाए तो ये उसका प्रोजेक्शन, उसका साया बनाती है। अब ये जो बात है ना, ये एक और तरफ चली जाती है। यहाँ से हमें पता चला कि इनके ऊपर चार्ज है, यहाँ से पता चला कि इनमें एनर्जी है, और शैडो बनाना किसकी क्वालिटी है, लाइट की। तो इस प्रॉपर्टी से तो डाउट गुजरता है कि शायद ये कोई ऐसी शय है जिसकी प्रॉपर्टीज किस जैसी हैं, लाइट जैसी कोई चीज़ है, कोई वेव्स हैं, कोई ऐसी शय हो सकती है जो कि साया नमूदार कर रही हैं, प्रोजेक्शन दे रही हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है पैडल व्हील वाली।
कि अगर हम कोई स्मॉल पैडल व्हील इनके रास्ते में रखें ना तो ये उसमें मोमेंटम पैदा कर देते हैं। अब ये एक आपने कभी शायद देखा हो छोटे बच्चों को, एक वो पंखा सा उन्होंने बनाया होता है, वो हाथ में पकड़ के उसको थोड़ा सा दौड़ लगाएं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। ये वही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है दे है मोमेंटम, जब वो जाके उस व्हील के ऊपर टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना मोमेंटम उसमें ट्रांसफर करते हैं तो वो घूमना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां से ये साबित होता है इससे कि ये क्या है, पार्टिकल्स दे हैव मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब है दे मस्ट हैव मास। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब इसी तरह से अगली बात हम करना चाहें कि ये एक्स रेज पैदा करती हैं अगर इनको हैवी मेटल्स पे गिराया जाए। हैवी मेटल्स पर अगर इन पार्टिकल्स को, इन कैथोड रेज को गिराए ना तो ये उनमें क्या पैदा कर देती हैं, एक्स रेज पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। फिर अगर इनको हम मेटल्स पर गिराएं ना तो ये उनमें हीट प्रोड्यूस करती हैं। ये प्रॉपर्टी फ्लोरेसेंस से मैच कर रही है कि हीट प्रोड्यूस करने का मतलब है कि दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, इनमें एक बड़ी मिकदार एनर्जी की है जो कि ये लेके और उसका इफेक्ट छोड़ती हैं आगे बढ़ते हुए, कहां पर आके, मेटल्स पे आके। ठीक है, फिर ना एक प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बच्चों कि ये जो है ना दे कैन आयोनाइज गैसेस। अगर इनको किसी भी गैस में से गुजारा जाए तो ये कैथोड रेज क्या कर सकती हैं, ये गैसों को आसानी से आयोनाइज कर सकती हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये केमिकल चेंज भी ला सकती हैं। ठीक है ना। फिर एक बड़ी अहम बात जिससे सारा कंक्लूजन भी आता है वो है इनकी चार्ज टू मास वैल्यू जो आती है 1.7588 10 रेज पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम्स। और इस चार्ज टू मास वैल्यू पे यूएचएस क्वेश्चन भी कर चुका है। अलबत्ता वो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। फिल वक्त चार्ज टू मास ये है किसकी, कैथोड रेज की। और इस चार्ज टू मास से हमें पता क्या चल रहा है कि व्हाट दीज पार्टिकल्स आर। ठीक है, ये जे थॉमसन ने कैलकुलेट करके दी थी। उसने कहा था जी कि मुझे चार्ज मास का नहीं पता लेकिन इनकी रेशो यही निकला करेगी। और यहां से फिर इलेक्ट्रॉन का मास निकालना शुरू किया गया और वो आ गया 9.1 10 रेज पावर -31 किलोग्राम्स। ठीक है जी, मास भी निकल आया चार्ज टू मास रेशो से। और चार्ज टू मास रेशो हमें किसने दी थी, जे थॉमसन ने। फिर इसने एक और कमाल ये किया था यहां पर कि उसने ना डिस्चार्ज ट्यूब में कई डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, कई डिफरेंट किस्म की गैसेस भरी थी, तमाम के लिए प्रॉपर्टी स्टडी की तो पता चला कि प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो कैथोड रेज हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब और इवन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। उनका किसी शय से कोई ताल्लुक नहीं है, हर एक मटेरियल से। मतलब ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड के इलेक्ट्रोड लगाए थे तो जी बड़े अच्छे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और आपने आयरन लगा दिया है तो बेचारे जंग वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं चाहे वो आप सस्ती मेटल लगाएं या महंगी मेटल लगाएं। ठीक है, तो इस वजह से इस बात से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहां से क्वेश्चन यूएचएस कर चुका है और वो क्वेश्चन क्या है, ऐसी कोई स्टेटमेंट थी, मैं उससे मैच करती हुई स्टेटमेंट बना देता हूं कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब अब ऑप्शंस डिफरेंट बनी हुई हैं। कहीं लिखा गया है, ए ऑप्शन में लिखा गया है जी कि डिपेंड्स अपॉन गैस। बी ऑप्शन में लिखा गया है इंडिपेंडेंट ऑफ गैस। चार्ली में लिख देते हैं जी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड। और डेल्टा ऑप्शन में आप लिख देते हो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर।
तो आंसर क्या लगेगा यहाँ से, इंडिपेंडेंट वाला ही आना है, चाहे वो इलेक्ट्रोड हो चाहे वो, अब देखो स्टेटमेंट एक है लेकिन ऑप्शन में आंसर हर दफा बदल सकता है। तो अगर यूएचएस वाला चाहे तो वो तो कई साल इसे एक लाइन पे गुजार सकता है, क्योंकि ना तो वो हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाला है, मतलब एक इस टॉपिक की बारी तो कई सालों में आनी है, ठीक है। तो इसलिए जब तक दोबारा आनी है, पिछले आपके बाउजदाद ने तो एमबीबीएस भी कर लिया होना है और वो भूल गए होंगे कि ऐसा कोई सवाल आया था, ठीक है। तो इसलिए ऐसी बात होती है। तो इस तरह ना ये बात थी हमारे पास बच्चों इस तर्ज पे। फिर यहाँ से जो मैं ये बात कर रहा था ना, एक साल क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि आपको चार्ज टू मास दी गई थी 1.7588 10 रेज पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन थी। ये देके डिमांड एग्जामिनर की क्या थी कि आप बताएं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और कई जो मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वहां पर इस चार्ज टू मास रेशो को पकड़ते हैं और इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के उसको सॉल्व करने में अपने 15 मिनट ज़ाया करते हैं। हालांकि ये एग्जामिनर पाबंद नहीं है आपको देने का कि आपको जुबानी याद होनी चाहिए, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ सवाल का आखिरी सदर देखें तो आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स इट। आप में से हर किसी को याद होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 10 रेज पावर -31 किलोग्राम्स इफ द यूनिट्स आर ऑफ किलोग्राम्स, ठीक है। लेकिन ये बात जरूर देख लें कि हो सकता है यहां पर मैंने ये लगाया, बी ऑप्शन में मैं लगा देता हूं 9.1 10 रेज पावर -28 ग्राम्स, और सी ऑप्शन में लिख देता हूं ए एंड बी। वैसे ए एंड बी वाली ऑप्शन नजर नहीं आती यूएचएस में, बट स्टिल आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर कोई इक्का दुक्का ऑल ऑफ दीज वाली आती हैं तो ये भी आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके पास, अब उसने ये चार्ज टू मास का डाटा दिया था सिर्फ इसलिए कि आप जरा टाइम पास करें वहां पर। अगर आप जाहिर एग्जाम में बोर हो रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इस तरह के सवालों पे अपना वक्त अच्छा गुजार लें, ठीक है जी। तो बच्चों ये था तर्ज अमल, इस तरह के सवाल हमें यहाँ से मिल जाते हैं। फिर ये जो हमने बातें की कुछ, इन पे क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। मैं यहाँ पर अब इतनी ज़्यादा वो लाइनें नहीं भर रहा जी कि ये फ्लोरेसेंस ग्लास वॉल की क्या है, या एल्यूमिना पर गिरने से क्या होती है, या अगर इन रेज को हम हैवी मेटल पर गिराएं तो कौन सी नई जनरेशन होगी। आपको बताया गया कि एक्स रेज पैदा होंगी। इस तरह की कुछ बातें जो है ना, जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सब से आप निकलने वाले कंक्लूजन को सोचें कि वो एक एक क्वेश्चन है कम अज कम। जैसे हमने कहा कि स्मॉल पेडल व्हील से मोमेंटम पैदा होगा, तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि दे हैव मास। अब यही बात आपको 4 ऑप्शन बना के एक लंबी लंबी स्टेटमेंट उसमें लिखी हो कि जी पेडल व्हील में से मोमेंटम पैदा होता है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसलिए अगर ये मैंने 9 या 10 पॉइंट लिखे हैं, बुक में 10 पॉइंट हैं, तो इन 10 पॉइंट्स का मतलब है कि आप इनमें से 20 25 30 MCQs बना सकते हो, मोर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये एक कैटेगरी थी, इसे आगे हम बढ़ रहे हैं और हमारे पास आ रही है दूसरी कैटेगरी, और वो है प्रोटॉन्स। दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो बच्चों प्रोटॉन है। और यकीनन हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस का पार्ट होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही है, और गोल्डस्टाइन ने उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से इनको ऑब्जर्व किया था। मतलब जब एक क्रूक्स का एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें सारा वो जो हमने डिस्कस किया जी कि लो प्रेशर जनरेट करके स्टडी किया गया, ये सब कुछ वही था, लेकिन इनको किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था। और गोल्डस्टाइन ने ये बता दिया जी कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना हमारे पास प्रोटॉन्स की, वो क्या होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी तो है इन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगेन कहाँ से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एप्लीकेशन ही बताएंगी। जैसे ऊपर हमने कैथोड रेज में डिस्कस किया है कि इन पर भी कौन सा चार्ज है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन देती हैं कैथोड रेज के, ठीक है। फिर ना उसके बाद हम कहते हैं कि ये फ्लैशेस पैदा करती हैं। कब, जब इनको जिंक सल्फाइड पर फ्लैश होता है, एक तेज रोशनी जो आंखों को एकदम से ट्रबल करे, तो फ्लैश ऑफ लाइट पैदा होता है अगर ये रेज कहां पर गिरें, जो पॉजिटिव रेज हैं जिन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं, ये जाके इस जो है ना जिंक सल्फाइड के ऊपर गिरें। अब ना एक बात यहाँ पर बड़ी अहम होगी, जो मैंने कहा ना कि ये रेज हैं जो कैनाल रेज हैं,
या पॉजिटिव रेज जो हैं ये डिपेंड करती हैं अपॉन नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है नेचर ऑफ गैस के साथ डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये क्या बात हुई, कहाँ से आएंगी फिर ये? असल में गैस के मालिक्यूल को अगर मैं एम से सपोज करूं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड रेस थी हाई एनर्जी वाले, वो जब टकराए थे तो इन हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया था, इसको बदला था एम पॉजिटिव में और साथ इलेक्ट्रॉन्स को एक से क्या बना दिया था, 2 बना दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ना ये न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में बदल गया था और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने से पता चला कि यहाँ पर ये पॉजिटिव आयंस कहाँ से जनरेट हुए हैं, बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है। और जैसे सवाल वो हमने बनाया ना नेचर ऑफ कैथोड रेज वाला, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर हम बनाए, अगर मतलब यही वाला क्वेश्चन इसी तरह लिखा हो, लेकिन यहां पर कैथोड रेज की बजाय क्या लिख दिया जाए, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, मॉडिफिकेशन है ना, क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ एक वर्ड ऊपर चेंज किया, नीचे आंसर में चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि कैनाल रेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस से पैदा हो रही हैं। और यहां से ये बात हमें कोई ख्वाब नहीं आ रहा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो है चार्ज टू मैस। अगर मैं डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस फिल करूं, मसलन फर्स्ट टाइम एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर ली, नेक्स्ट डे आगे किसी और को असाइनमेंट मिली तो उसने नाइट्रोजन गैस भर ली, थर्ड डे किसी और ने काम शुरू किया, ऑक्सीजन गैस भर दी। तो जब वो डिफरेंट गैसेस भरी गई तो पता चला कि हर गैस का चार्ज टू मैस दूसरे से क्या था, डिफरेंट था। अब फर्ज करें ना कि इन्हीं की बात करें, एक हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, तीसरे सिलेंडर में आपने भरी थी ऑक्सीजन और चौथे सिलेंडर में आपने भरी थी नाइट्रोजन। तो आपसे क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि जी मैक्सिमम चार्ज टू मैस वैल्यू इज फॉर, किसके लिए होनी चाहिए। अब ए ऑप्शन में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, बी ऑप्शन में है हीलियम, सी ऑप्शन में आपने लिया है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन में आपने लिखा है ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसका मैस सबसे कम होगा। क्यों भला, क्योंकि चार्ज ओवर मैस है, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये आंसर क्या होता जाएगा, कम से कम छोटे से छोटा होता चला जाएगा। तो इस तर्ज अमल पे हमने ये बात लिखी है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ना हमारे पास, वो किसके लिए होगी, मिनिमम भी हो सकती है। इस तरह की 4 ऑप्शन देके मैक्सिमम की बजाय मिनिमम होता तो आंसर क्या होना था, ऑक्सीजन, क्योंकि उसका मैस सबसे ज्यादा है इनमें से जो ऑप्शन हमने लिखी हुई है। ठीक है।